हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। आई एम अलोक एंड आई वेलकम यू ऑल टू कर्म सखास हाइड लेक्चर सीरीज फॉर सीएपीएफ एंड सीडीएस एग्जाम्स। सो ये हमारी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी आज की 7वीं क्लास है। तो पिछली क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि कैसे हमारी पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाती है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे मूल अधिकारों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कुचल दे, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट? तो यहाँ एंट्री होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े प्रोटेक्टर और हमारे थर्ड एम्पायर, जिसको हम थर्ड पिलर ऑफ और डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, हमारे इंडियन जुडिशरी की। तो आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत, जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हर स्टेट के टॉप टियर पर खड़ी अदालत, जो है हाई कोर्ट्स। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे जुडिशल सिस्टम चलता है, नए जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं और उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो चलिए अपने पेन और नोट्स उठाइए और लेट्स डाइव इनटू द सेशन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो टॉपिक है आज का, द इंडियन जुडिशरी। हमारा आज का टॉपिक है द इंडियन जुडिशरी, और सीएपीएफ और सीडीएस के लिए ये रिवीजन सीरीज बनी है। तो जो हमारी जुडिशरी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ये हमने बोरो किया है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो इससे हमने ये प्रोविजन बोरो किया है। तो जैसे यूएस में एक प्योर फेडरल सेटअप है, जहाँ फेडरल और स्टेट लॉज जो हैं वो सेपरेट जुडिशरीज से इम्प्लीमेंट होते हैं। बट इंडियन जो फ्रेमवर्क है, इसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चरल हायरार्की पे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसी के नीचे हाई कोर्ट है, फिर नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा वर्क करता है एज ए गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इन आवर कंट्री। तो हम उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। चलिए, ये मैंने एक यहाँ पर फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप पे, जो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, और आर्टिकल 124 टू 147 इसमें इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर उसके नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट, जो हर स्टेट के टॉप जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो ये पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 214 से 231 तक। फिर इसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन से होते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो देखिए, जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल मैटर्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं या कार्रवाई होती है, तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। और जब क्रिमिनल मैटर्स में होता है कोई प्रोसीडिंग्स है, उसकी कार्रवाई या सुनवाई होती है, तो उसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो सेम कोर्ट ऐसा सेशन कोर्ट भी वर्क कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। बस डिफरेंस ये है कि मैटर क्या है, सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। तो ये फ्लो चार्ट आप देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कैसे काम करती है। तो अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारी इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो आइए देखते हैं कैसे उसके जजेस अपॉइंट होते हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज की इस क्लास में हम जो हमारा पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये होने वाला है हमारा पहला टॉपिक। ये किस में आता है? ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसके? आर्टिकल 124 टू 147। तो ये आर्टिकल्स हैं। तो ओरिजिनली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ थी, वो 8 थी। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 8 थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। और अभी करंट में कितनी है? करंट में हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजेस 38 हो गई है, इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 37 जजेस। तो ये आपको याद रखना है, करंट में हमारी, ये करंट में स्ट्रेंथ है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है ये ओरिजिनली था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है,
उसके जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, राइट? जो इसके जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए हमको 4 जजेस केस पढ़ने होंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि इनके जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कौन देता है, हमारी जुडिशरी देती है। थोड़ा सा यहाँ पर अजीब है ना कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट खुद जुडिशरी ही रिकमेंड करती है। तो इसके लिए आइए समझते हैं, थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कैसे ये प्रोसेस इवॉल्व हुआ। तो इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट जजेस केस। ये 4 जजेस केस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो ये इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट को के स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को समझने के लिए। तो फर्स्ट जज केस जो था 1982 का, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहता है कि जो कंसल्टेशन है, किसकी कंसल्टेशन, जजेस की कंसल्टेशन विथ प्रेसिडेंट, इट इज नॉट अ कंकरेंस, इट इज ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज है जो कंसल्टेशन है। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्ट करके हमारे जुडिशरी से ही। तो फर्स्ट जजेस केस में बोला गया है कि जो कंसल्टेशन इट इज ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो ये सिंपल सा था फर्स्ट जज केस। फिर सेकंड जजेस केस आता है कि 1993 में हुआ। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जज केस में रूलिंग दी थी उसको रिवर्स किया और बोला कि जो कंसल्टेशन का मीनिंग है, इट डज नॉट ओनली मीन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इट ऑल्सो मीन्स कंकरेंस। कंकरेंस मीन्स होता है एक सहमति, ठीक है? तो इट ऑल्सो मीन्स कंकरेंस। और इट ऑल्सो रूल दैट एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो एडवाइस बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। किस मैटर में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मैटर में। तो ये दो चीजें थी सेकेंड जज केस में। फिर हमारा जो थर्ड है, थर्ड जजेस केस, फिर इसमें जो थर्ड जजेस केस है, इसमें कोर्ट ने बोला कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है इट शुड बी अडॉप्टेड बाय, जो कंसल्टेशन है देखिए वो तो होनी ही है, कंसल्टेशन तो मैंडेटरी है। अब पहले जज केस में इसको बोला गया कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, दूसरे में बोला गया कि कॉन्करेंस है, तीसरे में बोला गया कि कॉन्करेंस तो है ही लेकिन कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस के साथ, कंसल्टेशन प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इनको कंसल्ट करना पड़ेगा अ कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये कंसल्टेशन करेंगे उसमें प्लूरैलिटी ऑफ जजेस से ही डिसीजन होगा। फिर इसके बाद एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम यहाँ पर देखेंगे जो 2014 में सरकार लेके आई। तो इसने क्या किया कि ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, इट रिप्लेस्ड द कॉलेजियम सिस्टम। और क्या किया, मतलब सरकार ने बोला कि भाई कॉलेजियम सिस्टम अब हम एबॉलिश कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं उसको, किससे, एनजेएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है? तो इसमें क्या था कि जैसे जुडिशरी अपने जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देती है, तो आप उस पैनल में सरकार के मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, नॉट ओनली जजेस बट ऑल्सो द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी ऑल्सो देयर टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट इन द
सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो अब ये तो भाई जुडिशरी को खराब लग गया कि सरकार हमारे मैटर्स में कैसे दखलंदाजी कर सकती है, राइट? क्योंकि जुडिशरी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती है कि वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें जो एनजेसी आया, इसमें ये तय किया गया कि सिर्फ जजेस नहीं, अब इस कमीशन में मिनिस्टर्स भी बैठेंगे चुनते वक्त, ठीक है? तो अब सुप्रीम कोर्ट को जब भी बुरा लगा जैसे ही, तो उसने 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपना फोर्थ जजेस केस दिया। फोर्थ जजेस केस आता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेसी को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी प्लस जो कोलेजियम सिस्टम को एबॉलिश किया गया था, या कह सकते हैं जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इन दोनों को कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंडर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, इसके अंडर आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आता है। तो देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही इसको बनाया गया है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है। तो ये इंडियन हिस्ट्री में देखिए एक अकेला कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से ट्रैश बिन में डाल दिया। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फोर्थ जजेस केस में एनजेसी और 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो ये थे देखिए अपॉइंटमेंट के लिए ये हिस्ट्री है जो आपको समझ में आनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा अपॉइंटमेंट जजेस का कैसे होता है। तो हमने अपॉइंटमेंट तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी के पास। क्वालिफिकेशन तो देखिए सब जगह मैटर करता है, आप कितने क्वालिफाइड हैं वही डिसाइड करेगा कि आपका पद क्या होगा। तो इसके लिए जो पहली क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसको ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। अब देखिए यहाँ पर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years मतलब किसी एक कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है, या हाई कोर्ट इन सक्सेशन, बट जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 5 years का होना चाहिए। और एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। तो अगर वो किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं 10 साल के लिए या इन सक्सेशन, तो ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज। और he must be a distinguished jurist in opinion of the president। So if he is also a distinguished jurist in the opinion of president, so he can be appointed to a judge of supreme court। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी फैक्ट बताता हूँ जहाँ पर यूपीएससी आपको फंसा सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में एक बॉक्स के अंदर, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड a minimum age for appointment as a जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, तो बट जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज नहीं प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है? तो ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग ही बन गया, ये स्टार मार्क है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज और यहाँ पर है, दूसरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज।
देखिए क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली, बट और उनका अपॉइंटमेंट हमने देख लिया, लेकिन एक चीज़ और कि उनको ओथ कौन दिलाता है, जो जजेस होते हैं। तो जो ओथ है वो हमारे प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, या वो कोई और भी पर्सन हो सकता है अगर उसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा, ओथ हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, क्वालिफिकेशंस हो गया, और कोई एज नहीं वो भी हमने देख लिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज और इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भाई ये 5 साल के लिए होंगे, 10 साल के लिए होंगे, 15 साल के लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक मैक्सिमम एज है कि ये भाई इस एज के बाद जज नहीं बन सकते आप। वो एज क्या है? वो एज है आपकी 65 years ऑफ एज। तो इफ एनी पर्सन इज बिलो 65 year ऑफ एज, ही कैन रिमेन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज ही हैज टू रिटायर। और वो रिटायर कैसे होंगे? वो या तो रिजाइन करेंगे, रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और या तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। तो देखिए इनका रिमूवल एक इम्पीचमेंट प्रोसेस से होता है। तो इसमें जो रेजोल्यूशन होता है, मोशन होता है रिमूवल का, इट मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो रेजोल्यूशन विथ स्पेशल मेजोरिटी पास होना चाहिए इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और इसके ग्राउंड्स क्या हैं, मतलब किन ग्राउंड्स पे रिमूवल मोशन पास हो सकता है? दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये ग्राउंड्स हैं, और रेजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पार्लियामेंट में कि जब लोकसभा जो है डिसॉल्व होती है, तो कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं, कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं। तो जो ये रिमूवल का इम्पीचमेंट मोशन जो होता है हमारा रिमूवल के लिए जजेस का, इट डज नॉट लैप्सेस, इट डज नॉट लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आपने देखा कि वो बहुत ही एक पावरफुल बॉडी है, बट एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी भी है। सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन आवर कंट्री। मतलब इससे ऊपर अब भाई अपील आप कहीं जाके कर ही नहीं सकते किसी कोर्ट में। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन आवर कंट्री। फिर इट इज ऑल्सो द guardian of our constitution, and he is also guarantor of फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट का हमने काफ़ी चीज़ें देख ली कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल हो गया, सब देख लिया हमने। अब सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए कौन कौन से केस आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को हम अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में बांटते हैं। ठीक है, जो हमारी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इनको हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, तो आपको इजी होगा याद करना भी। पहला है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन। फिर इसके बाद है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन। फिर तीसरा है आपका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन।
और लास्ट हमारा है एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन। तो चलिए चारों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये आर्टिकल 131 में आता है। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकते हैं वो आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। तो इसके एग्जांपल है जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट, मतलब अगर कोई इशू है सेंटर वर्सेस स्टेट में तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता है, या स्टेट वर्सेस स्टेट का झगड़ा है तो ये सब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ये हाई कोर्ट में नहीं जाते डायरेक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। फिर आता है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में जो रिट्स पढ़ी थी, 5 रिट्स पढ़ी थी हमने, राइट? कौन कौन सी? हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, टेरिटोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। तो ये सब आते हैं, ये हमारे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन आता है। फिर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब है अपील का रास्ता। तो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से हार कर जब आप कहीं आखिरी उम्मीद लेकर जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में आते हो। तो ये फॉर अपील्स, तो अपील के लिए एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। फिर हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? कौन कौन से प्रेसिडेंट किसी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ना तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाउंड है और ना ही प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है किसको? प्रेसिडेंट को। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए, ना प्रेसिडेंट मानने के लिए, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप समझ गए तो आपको सारा फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये एक कंपैरिजन टेबल है जो मैं पहले आपको हाई कोर्ट भी पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद ये कंपैरिजन टेबल से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म था कोलेजियम सिस्टम, वो कैसे इवॉल्व हुआ, इसका एवोल्यूशन। देखिए 3 लैंडमार्क जुडिशियल स्टेटमेंट थे, पहला था हमारा, दूसरा था, फिर यहाँ पर ये तीसरा जजेस केस था। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और फिर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये होते हैं कोलिजियम सिस्टम में। और हाई कोर्ट के कोलिजियम रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट होते हैं, ठीक है? फिर जो एनजेसी का हमने देखा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो गवर्नमेंट ने 2014 में लाया और कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया, रिप्लेसेस द कोलिजियम सिस्टम बट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015 इन 4 जजेस केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटरफेरेंस है जुडिशरी में, इसको हम इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, तो बिकॉज इट वॉयलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने रिमूवल प्रोसेस भी देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, रिमूवल कैसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आर्टिकल 124 के अंडर आते हैं और जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 के अंदर इनका रिमूवल रेगुलेट होता है। तो जो ग्राउंड से रिमूवल थे वो सिर्फ 2 ही हैं, रूड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। फिर जो मोशन होता है वो इट रिक्वायर्स सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन राज्यसभा। तो अगर 100 मेंबर्स जो हैं इनको साइन करना पड़ेगा लोकसभा में, तभी वो मोशन इनिशिएट होगा, और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा। जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है इस मोशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उनके इम्पीचमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो स्पीकर या चेयरमैन इन द रेस्पेक्टिव हाउस फॉर्म करते हैं, और वो 3 मेंबर बॉडी होती है जिसमें कौन कौन होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होते हैं। फिर जो वोटिंग थ्रेशोल्ड है तो मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। मैंने आपको बताया पीछे कि स्पेशल मेजोरिटी से वो मोशन पास होना चाहिए तभी रिमूवल होगा। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है। फिर जो फाइनल स्टेप होता है वो है
प्रेसिडेंट साइन करते हैं रिमूवल मोशन को, और फिर वो जज एज रिमूव्ड माने जाते हैं। लेकिन आज तक हमारी हिस्ट्री में कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का इस प्रोसेस से रिमूव नहीं किया गया है, तो किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है आज तक। तो अगर यूपीएससी आपको ये ट्रैप देता है कि नो जजेस नो जज हैज बीन रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस टिल नाउ, तो ये है तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, पर ये सही है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी के एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं, बट ऐसे स्टेटमेंट थोड़े से एक्सेप्शन है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। फिर ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको पिछले पेज पे बताया, 4 पार्ट में डिवाइड करके। पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन केस को शुरू कर सकता है। तो कौन कौन से इसमें डिस्प्यूट्स कवर होते हैं? सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट, और स्टेट वर्सेस स्टेट, और टू और मोर स्टेट्स। ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देखिएगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं। जो फाइनेंस कमीशन के मैटर होते हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते। देखिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो दो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट, लेकिन ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो आप ये याद रखिएगा। फिर दूसरा हमने देखा रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 32 में आता है। अब आर्टिकल 32 को जैसे मैंने आपको बताया था कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। इट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट इशू करने के लिए। तो सिटीजन्स कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाया 5 रिट्स: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सेरिटोरी। तो अगर आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता है इन रिट्स का, तो आप फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़िएगा, जो हमारी लेक्चर है इसी में है। तो आप उसमें देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि रिट्स कैसे इशू होती हैं और इनका क्या पावर होता है या मतलब होता है। फिर चलिए देखते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बताया कि इसमें अपील जो होती है हाई कोर्ट से आदमी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। फिर चौथा एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन है। तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, लेकिन जो है इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देते हैं, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन से मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं प्रेसिडेंट? पब्लिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, फिर डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू आंसर। तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है कि जैसे हमने अभी देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, बट इन दिस केस वेयर द डिस्प्यूट अराइजेस आउट ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू आंसर और टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। फिर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जजमेंट्स हैव एविडेंटरी वैल्यू ग्लोबली अक्रॉस डोमेस्टिक कोर्ट्स एंड कैरी इनहेरेंट पावर टू पनिश और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है अगर उसकी किसी कानून या ऑर्डर की अवेलना हुई है। तो कंटेम्प्ट मतलब ये होता है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट को देख लिया, अब हम देखते हैं अपना हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट हमारा कैसे काम करता है और उसके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं और उसकी क्या क्या पावर्स हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने स्टेट के टॉप कोर्ट पे, जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। ठीक है। तो हमारा हाई कोर्ट है ये, पार्ट 6 में रखा गया है इसको। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स इसके हैं आपके 214। एक सेकेंड। हम्म, तो आर्टिकल 214 के अंदर इनको रखा गया है। चलिए, तो
हाई कोर्ट जो है टॉप पोजीशन होते हैं हमारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट। और करंटली हमारे पास कितने हाई कोर्ट हैं? करंटली हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, तो जो हमारा, पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी हाई कोर्ट्स की। तो जो हमारा फर्स्ट हाई कोर्ट है वो 3 जगह इस्टेब्लिश हुए, कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कब हुए? 1862 में। फिर इसके बाद जो फोर्थ हाई कोर्ट है हमारा वो कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कब हुआ? 1866 में। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि ईच स्टेट शुड हैव हाई कोर्ट। लेकिन एक होता है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो ये क्या करता है? इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूटी। तो ये सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन आता है। ठीक है, तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि इसमें इतने जजेस होते हैं, इतने जजेस हैं अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो इट लीव्स दिस मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है ये देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। हाँ जी, तो जो हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217। और इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं। और जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, इनको भी प्रेसिडेंट अवॉइड करते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, तो ये देख ध्यान रखिएगा आप कि जजेस जो हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस स्टेट में हाई कोर्ट हम जज चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं उसी स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं टू बी अ जज ऑफ। क्वालिफिकेशंस फॉर जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो सेम पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको होना ही चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको रहना है तो। फिर इसके बाद इनको शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस। जुडिशियल ऑफिस में उनको लगभग एटलीस्ट 10 ईयर्स रहना चाहिए। फिर शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये रहती हैं तभी आप किसी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल रहते हो। फिर सुप्रीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ भी कोई नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ये भी आप याद रखिएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी कोई मिनिमम एज नहीं है, वैसे हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी कोई मिनिमम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रिस्क्राइब करी है। और इनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो ओथ दिलाते हैं हमारे जजेस ऑफ हाई कोर्ट को। या तो कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसको गवर्नर अपॉइंट करे ओथ दिलाने के लिए, तो वो भी
ओथ दिला सकते हैं। अब इनका टेन्योर जो होता है, टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये फिक्स नहीं होता है, बट 62 ईयर्स ऑफ एज होती है। ये मैक्सिमम 62 ऑफ एज तक ही हाई कोर्ट के जजेस रह सकते हैं। तो इनको ओथ तो देखिए गवर्नर दिलाते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन एज अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, रिजाइन बाय गिविंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और इनका भी जो रिमूवल होता है वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ये आप याद रखिएगा। फिर प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट के एक जज को दूसरे हाई कोर्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक केस मैं आपको बताता हूँ, इन चंद्र, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आप थोड़ा ध्यान से देखें। एक केस होता है चंद्र कुमार केस 1997 का। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो हाई कोर्ट के पास भी अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो हमने देखिए सुप्रीम कोर्ट की रिट्स तो पढ़ ली, बट अब हाई कोर्ट के पास भी कुछ रिट पावर होती हैं, तो उनको देख लेते हैं। जो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर पता है एक टेक्निकल ट्रैप आता है जहाँ पर लगभग 95% स्टूडेंट्स गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिट निकालने की ताकत किसकी बड़ी होगी, तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि सर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा है तो उसकी ताकत बड़ी होगी, बट ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट है उसके रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर रिट निकाल सकता है अंडर आर्टिकल 32, लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट निकाल सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन से कम है। तो इस पैराडॉक्स को आप ध्यान से समझ लो कि छोटा अदालत है और इस मैटर में इसकी ताकत जो है बड़ी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट जो है फंडामेंटल राइट्स में ही निकाल सकता है सिर्फ, बट पार्लियामेंट उसको ऑथराइज कर सकता है टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पस ऑल्सो, बट उसके पास अपने आप ये पावर नहीं होती है, पार्लियामेंट उसको ऑथराइज कर सकता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम अपना वो कंपैरिजन टेबल देखते हैं। यहाँ से आपको कंपेयर करके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनके पार्ट 5 में है, ये पार्ट 6 में है, और इन दोनों के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिफाइन करता है इनकी, तो जो है 34 जजेस ये थी, अभी ये 38 हो गई है बाई ऑर्डिनेंस ऑफ, हमारे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस दिया जिसमें 38 हो गए, 37 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर इसकी स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट हमारे। और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट ही करते हैं दोनों में वाया कोलेजियम सिस्टम। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। सिटीजन, he should have a judge of high court for 5 years or advocate of high court for 10 years or a distinguished jurist in the opinion of president. No minimum age limit prescribed। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इसमें हाई कोर्ट में देखिए कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की कैटेगरी नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है,
तो अगर हाई कोर्ट में आपको कोई स्टेटमेंट दे के ऐसा फंसाने की कोशिश करता है तो आप वहाँ पर फंसिएगा। और यहाँ पर भी ये 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करना चाहिए और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर होना चाहिए। 10 ईयर और रिटायरमेंट हो गया, 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, ये 62 ईयर्स तक रह सकते हैं। वो तो कौन दिलाता है? हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर दिलाते हैं या प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय हिम। तो यहाँ पर मैंने अलग से भी दिया हुआ है कि जो डिस्टिंग्विश जजिस्ट का प्रोविजन है ये सिर्फ ओनली टू सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक है, अंडर हाई कोर्ट ये अपॉइंट नहीं होते हैं। तो ये कंपैरिजन टेबल है, इससे आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। फिर अब चलिए, हमने हाई कोर्ट्स की रेट पढ़ ली, सुप्रीम कोर्ट की रेट्स पढ़ ली। अब यहाँ पर इनको दोनों का कंपैरिजन भी देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के रेट्स हैं वो अंडर आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट्स के अंडर आर्टिकल 226 है। अब यहाँ पर भी देखिए लिखा है रेट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्यों? मैंने आपको बताया क्योंकि जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों में रेट निकाल सकता है, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रेट इशू कर सकता है। फिर पर्पस इसको, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली ऑन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। अब टेरिटोरियल स्कोप हम देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इट कैन इशू रिट्स थ्रू आउट द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट जो हाई कोर्ट है इट कैन इशू देम ओनली विद देयर स्पेसिफिक प्रोविंशियल टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टेरिटोरियल स्कोप है जो हाई कोर्ट का वो यहाँ पर कम है सुप्रीम कोर्ट से। डिस्क्रिशनरी नेचर है, इसमें जो आर्टिकल 32 है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिफ्यूज नहीं कर सकता है अपने रिट जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। बट जो हाई कोर्ट है वो मना कर सकता है भाई कि हम रिट्स नहीं इशू करेंगे, ये डिस्क्रिशनरी है, बट ये इट इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 32। फिर यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट कभी कोई पूछ लेता है कि आर्टिकल 124 में क्या है और आर्टिकल 143 में क्या है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो आप इनको यहाँ पर देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये पीडीएफ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। एक बार मैं आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ के बता देता हूँ तो आपको बेटर रहेगा। आर्टिकल 124 में क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटिशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशन ऑफ अपील है। आर्टिकल 141 में लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं अपने हाई कोर्ट्स के आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स का प्रोविजन है। आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ब्रॉडर स्कोप देन आर्टिकल 32, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है क्यों ब्रॉडर है। तो आर्टिकल 227 में पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बाय हाई कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। फिर आर्टिकल 231 में क्या आता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये किससे आया था? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आया था, मैंने आपको अभी बताया पीछे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें आई होप मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों अच्छे से समझा पाया हूँ, और मैंने फ्लो चार्ट्स और कंपैरिजन टेबल से भी ट्राई किया है आपको समझाने का। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो अब हम कुछ ट्रैप्स देख लेते हैं जो यूपीएससी कभी कभी हमको दे देता है। तो मैं आपको ये लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रैप्स क्या हैं जहाँ पर यूपीएससी हमको फंसा सकता है। तो देखिए, टेन्योर पर फंसा सकता है और रिमूवल पर फंसा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की 65 होती है और हाई कोर्ट की क्या होती है? 62। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ये नंबर्स। फिर दूसरा क्या होता है? जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने आपको बताया कि ये कहीं डिफाइंड नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये कहीं डिफाइंड नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट डिफाइंड। फिर रिमूवल प्रोसेस पे आपको फंसा सकता है यूपीएससी क्वेश्चन देके, जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए।
ठीक है, और इसके ग्राउंड क्या है वो भी आप याद रखिएगा। सो ओके, आज हमने अपने इस क्लास में देखा देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को देख लिया। इन दोनों की पावर्स और स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से दिमाग में फिट कर लिया है। अब देखिए, कानून भी बन गया और उसकी रक्षा करने वाला हमको एक अंपायर भी मिल गया, अपना थर्ड अंपायर मिल गया हमको, ठीक है। पर अब ये सोचिए कि अगर देश पर अचानक कोई संकट आ जाए या कोई फॉरेन देश हमला कर दे, तो इस देश की फाइनेंशियल हालत बिगड़ जाए, तो इमरजेंसी कैसे लागू होती है, ठीक है। तो अगले मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी के प्रोविजंस। सो मज़ेदार होने वाला अगला मॉड्यूल, आपको समझ में आएगा कैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, और 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और टू टेस्ट इफ़ यू एक्चुअली मास्टर्ड दिस टॉपिक, यू कैन टेक द मॉक टेस्ट। I will provide the link in the description. From there you can take your mock test, and also the PDF of this session can be downloaded from the official website of Karmsaka, karmsaka.com। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।